दोस्तों, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, स्टॉक खरीदा है या ज्वेलरी खरीदी है, चाहे मैंने सेल्फ खरीदी हो या मुझे गिफ्ट में मिली हो पेरेंट्स से या पेरेंट्स की डेथ के बाद इनहेरिटेंस में, यानी कि पुश्तैनी मेरे पास आ गई हो बाय लॉ, तो उसको आईटीआर में कहां दिखाऊंगा। आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर आप सबको मेरा नमस्कार। प्रोविजन समझाऊंगा, वो कॉलम दिखाऊंगा आईटीआर में जहां पे आपको दिखाना है, और ये बताऊंगा कि कब दिखाना नहीं है। फिर भी आप दिखाना चाहते हो जबरदस्ती, तो उसके नुकसान क्या होंगे वो भी मैंने बताया है, लाइव आईटीआर के अंदर दिखाऊंगा। चलते चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल 24-25 AY 25-26 की। 3 केस कवर करे मैंने। या तो आपने कोई प्रॉपर्टी खुद एक्वायर करी हो, किसी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, 40 लाख रुपए खुद दिए, 60 लाख का लोन ले लिया। उसे आइटम में दिखाएगा कि परचेज की बात कर रहा हूं मैं, गिफ्ट दे दी। हो सकता है किसी को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी हो तो, या इनहेरिटेंस में आई हो, यानी कि अनफॉर्चुनेट किसी के फादर एक्सपायर हो गए तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो उसके बेटे के पास आ गई होंगी। हो सकता है उसने म्यूटेशन करा ली हो, अपने नाम पे खतौनी में नाम चढ़वा लिया हो, है ना, डेथ के बाद, तो उसका मालिक बन गया। तो वो प्रॉपर्टी कहां दिखाएगा? सब टाइप की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लैंड, बिल्डिंग, शॉप, कोई भी हो, सब। या म्यूचुअल फंड आपने खरीदे हो, गिफ्ट में आए हो, आपने शेयर खरीदे हो, एफ एंड हो, आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोथिंग स्टॉक है, आपने कोई लोन या एडवांसेस दिया हुआ हो फ्रेंड से, रिलेटिव से, बहुत सारी कोई इस चीज की आती है मेरे पास कि ये आइटम में क्या दिखाया है। या आपने ज्वेलरी खरीदी है, गिफ्ट में आई है, या कोई भी ऐसी एसेट्स है, ये चीजों की आईटीआर में दिखाना ना दिखाना, इसके क्या प्रोविजन है, क्या इंपॉर्टेंस है। 2 वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट डाल चुका हूं, अच्छे व्यूज हैं, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो से भी। अब क्वेश्चन ये दोस्तों, लॉ क्या कहता है? जब कभी भी आप को कोई एडवाइस करता है तो उसके 3 पहलू होते हैं। एक तो मेरा लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है। दूसरा, वो कानून किस हद तक सही है और उसका इंप्लीमेंटेशन करना कितना आसान है। यानी कि कानून तो बन गया है, क्या मैं उसको इंप्लीमेंट करूं भी या ना करूं, नहीं करूंगा तो क्या फायदा होगा, करूंगा तो क्या नुकसान होगा, और उससे बचा कैसे जाए, ये चीज को जो ध्यान रखिए। चलिए पहले बताता हूं आपको, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो ही आपको जो मैंने पीछे बताई ये चीजें वो दिखाने की जरूरत है। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर 1 करोड़ की इनकम है, 2 करोड़ मान लेता हूं चलो मैं, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर चाहिए, 2 करोड़ मान लेते हैं, तो वो क्या करेगा, 31 मार्च 25, अगर इसकी आइडिया भर रहा है, 31 मार्च 25 को दिखाऊंगा अभी मैं, 31 मार्च 25 का अपना एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएगा, जो जो मैंने पीछे दिखाई है, तब वो आइटम में दिखाएगा। ये तो हो गया लॉ, लाइव दिखाऊंगा अभी। ये तो हो गया लॉ। अच्छा, कौन सी एसेट्स और लायबिलिटी? एसेट्स और लायबिलिटी का शेड्यूल है सिर्फ और सिर्फ वो जो इंडिया में है। यानी कि हो सकता है कि एक व्यक्ति की 2 करोड़ की इनकम है और उसका दुबई में भी एक फ्लैट है, तो वो दुबई वाला फ्लैट असेट्स लायबिलिटी में नहीं आएगा, विद इन इंडिया आएंगे। दुबई वाला फ्लैट जो है वो एफए शेड्यूल अलग से, यानी कि फॉरेन असेट्स का शेड्यूल अलग से उसमें दिखाएगा। इसलिए कहता हूं ना, प्रैक्टिकल चैनल में मिला, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, आईटीआर फॉर्म में भी लिखी हुई, लोग गलती करते हैं। चलिए आगे चलता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मुझे सब चीज दिखानी चाहिए? मैंने अपने फ्रेंड से 1 करोड़ रुपया उधार लिया और उसका घर ले लिया, या उसको शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया। कई बार मेरे पास क्वेरी आती है, सर कंसल्टेंट कह रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स है वो कह रहे हैं कि यार दिखा दो वरना दिक्कत आ जाएगी, दिखा दो दिक्कत आ जाएगी। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या मुझे लॉ में रिक्वायरमेंट है? जब मुझे लॉ में ही रिक्वायरमेंट है नहीं है तो दिक्कत क्यों आएगी? जब मुझे कानून ने ही नहीं बोला कि भैया आपको दिखानी है, मेरी इनकम 5 लाख की है, मैंने 5 करोड़ का लोन लिया है, 5 लाख की इनकम, 5 करोड़ का लोन लिया है मैंने, तो जब मुझे एसेट्स और लायबिलिटी वाला शेड्यूल भरना ही नहीं है क्योंकि मेरी इनकम 1 करोड़ से कम है, तो मैं क्यों दिखाऊंगा उसको? पहली बात तो ये, इसका समझ आ गया आपको लॉ क्या कहता है। अब क्या आप वॉलेंट्री दिखाना चाहिए आपको? जैसे मेरे केस में 5 करोड़ आया है, कई लोग कहते हैं यार बाद में बेचोगे तो क्या होगा, क्या जवाब दोगे? मैं जवाब दे दूंगा कि मैं उस समय जवाब दे दूंगा, मैं जब मेरे से पूछा जाएगा, क्या वो ये कहेगा उस समय कि भैया आपने पहले दिखाया क्यों नहीं? कैसे कह सकता है जब लॉ में ही रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन ये, क्या मैं वॉलंटरी करूं? मैं कभी भी एडवाइस नहीं कहता कि आपने जो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर करी हो या गिफ्ट में आई हो या इनहेरिटेंस में आई है, उसको कभी भी असेट्स और लायबिलिटी वाला जो शेड्यूल है उसमें नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, ही समझ लीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं, शेड्यूल को पूरा भर देते हैं, ईएल को अनप्रोफेशनल तरीके से, बिना चेक करे, बिना वैल्यूएशन कराए, बिना फैक्ट को वेरीफाई करे।
तो होता क्या है दोस्तों, केस पिकअप हो जाता है, कहता है यार 5 करोड़ की ज्वेलरी आ गई है, वेरीफाई करो सोर्स कहाँ से आया। और मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ होता ही नहीं है, जब मैं बेचूंगा तब देख लूंगा। इनकम टैक्स आईटीआर के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो तब होते हैं जब आपको कोई इनकम एक्रू होती है, यानी कि जब आप कुछ चीज सेल करते हो, कुछ चीज ट्रांसफर करते हो, सेल करने पे आपको प्रॉफिट होगा और वही आईटीआर में मांगता है। आईटीआर का मतलब क्या है, इनकम टैक्स। तो जब इनकम पे टैक्स निकलने वाला होगा तभी तो करोगे, वहां ये थोड़ा कह रहा है आपकी बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है वो, अगर आपका ऑडिट नहीं होता है तो। अच्छा, इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या अगर आप डाल दोगे, कई लोग अब भी बोलेंगे कि मैं तो दिखाऊंगा दिखाऊंगा। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है दोस्तों कि एक तो आपको दिखाना ही था, दूसरा जब आप जबरदस्ती दिखाओगे तो आपके सिक्योरिटी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। उसका रीजन क्या है, आपने प्रॉपर तरीके से उसका वैल्यूएशन नहीं करवाया। जैसे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी की कॉस्ट आती है, कई लोग उसकी मार्केट वैल्यू डाल देते हैं। ज्वेलरी है, ज्वेलरी का बिना वैल्यूएशन कराए, बिना वेट चेक करे एक लमसम वैल्यू डाल देते हैं, और जब केस लगता है आप कहते हो यार हमने तो लमसम बताया था, उसने सीए ने पूछा कितनी वैल्यू है, मैंने बोल दिया कि 20 लाख के आसपास की वैल्यू होगी मेरी, और जब कैलकुलेशन करी तो 5 लाख भी निकली। तो क्या होता है, अननेसेसरी का हरेसमेंट होती है, एक लिटिगेशन कॉस्ट अलग से बढ़ जाती है। तो मेरी एडवाइस क्या है ये समझ लीजिए, आपको कभी भी अगर मैंडेटरी नहीं है, अगर 1 करोड़ से कम इनकम है और आपको लॉ अलाउ नहीं करता डालना, तो हमें कभी भी सेल्फ एक्वायर, गिफ्ट में मिली हुई या पुश्तैनी इनहेरिटेंस आफ्टर डेथ ऑफ फादर या मदर, जिस केस में भी आता है उस केस में कभी भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं। नो डाउट आप मालिक हो और जब बेचोगे तब भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपको आईटीआर का फॉर्म दिखाता हूं, जहां पे असेट्स और लायबिलिटी दिखानी होती है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है या कोई मेरी बात नहीं भी मानता, दिखाना चाहता है, तो कहां दिखाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये है आईटीआर के अंदर शेड्यूल एएल, यानी कि असेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि असेट्स के साथ साथ आपको अपनी लायबिलिटी भी जरूर दिखानी चाहिए। और ये कब आएगा, एप्लीकेबल इन केस ऑफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। अगर आपकी बैलेंस शीट बन भी रही है, यानी कि अदर देन दोज इंक्लूडेड इन पार्ट ए बैलेंस शीट। कई बार आप अपने ऑडिट कराते हैं, अगर ऑडिट की बैलेंस शीट में आ गई तो ठीक है, अगर उसमें नहीं आई है तो यहाँ आएगी। ये पर्सनल डिटेल है, जिसे आप कह सकते हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसमें इसमें डिटेल ऑफ इमूवेबल असेट्स, यहाँ वैल्यू आएगी। अच्छा वैल्यू क्या आएगी, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, पिन कोड, उसकी कॉस्ट। कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट मतलब जब आपने खरीदी है, चाहे आपने 2003 में खरीदी होगी तो वो आएगी, आज के मार्केट वैल्यू नहीं लेनी है। अगर पुश्तैनी है तो यहाँ पे नोशनल वैल्यू 1 रुपया या 2 रुपये लिख सकते हो, या वैल्यूएशन करके लिख सकते हो। आपके पास गिफ्ट डीड में आई है तो जो आपके पेरेंट्स के हाथ में थी, जिससे आपने गिफ्ट लिया है, वो वैल्यू यहाँ आएगी। और ये हमें करनी कब तक की है, 31 मार्च 25, वो क्लोजिंग डेट है। मूवेबल आपका कैश बैलेंस, कार, एफडी 31 मार्च 25 की लास्ट डेट को जो वो आएगा। ज्वेलरी बिलियन, आपको एस्टिमेट लगाना है कितनी ज्वेलरी कितनी बिलियन है, एक एस्टिमेट लगा के 31 मार्च 25 को डाल सकते हैं। अगर कॉस्टिंग है तो कॉस्टिंग डाल दीजिए। ये सब चीज़ें, बैंक बैलेंस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 31 मार्च 25 को। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, आपके डीमेट में जो शेयर पड़े हुए हैं, जो उनकी कॉस्ट वैल्यू है, देखिए कॉस्ट लिखा भी यहाँ पे, कॉस्ट डालना है, सेल वैल्यू नहीं है जो एक्सपेक्टेड है। इंश्योरेंस पॉलिसी आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितने सालों का इंश्योरेंस दे के कैलकुलेशन बना के यहाँ डाल लीजिए। लोन एडवांसेस गिवन यहाँ आ जाएगा, कैश इन हैंड कितना है वो आ जाएगा, बड़ा मोटा कैश होता है लोगों के पास, दिखाते नहीं है। कुछ इंटरेस्ट भी आ जाएगा जो आपके फर्म और जो एओपी हैं उसमें भी हैं। साथ में देखिए असेट्स तो आ भी गया, लायबिलिटी भी डालनी है। लायबिलिटी का एक ही कॉलम है, असेट्स की सरकार पूरी डिटेल ले रही है, आपकी लायबिलिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है। वो कह रही है लायबिलिटी जो है ना इन रिलेशन टू असेट्स वो डाल दीजिए। जैसे आपने अगर होम लोन लिया हुआ है तो आप पे होम लोन आ जाएगा, और डालना वही है जिसके अगेंस्ट है, यानी कि आपने यहाँ पे एक घर लिया है तो यहाँ आ गया, और उसके अगेंस्ट अगर लोन लिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा, ताकि नेट एसेट्स सरकार को आप बता सको कि मैं कितने पैसे वाला हूँ। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करने के साथ साथ जितना हो सके इसको व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनको समझ नहीं आता, वो थोड़ा सा घबराते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत सोचते हैं, सोचते हैं इस बात को कि यार मैंने ये चीज़ खरीदी है, मैं डिस्क्लोज कर दूं, कहीं मेरी जॉब पे बात ना आ जाए, मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, मैंने वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने कार खरीदी है। तो ऐसा नहीं है, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है हमें हमेशा पहले उसका पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने वीडियो बताया। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी प्रैक्टिकल वीडियो पहुँच सके। और जल्द मिलूंगा आईटीआर पे बहुत सारी वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।